We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम CSGI के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, रिसेंट मेजर सिविल इंजीनियर ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन। मतलब सिविल इंजीनियर में जो लेटेस्ट जो इंजीनियरिंग को लेकर जो भी सिविल इंजीनियर में अंदर जो ब्रेक थ्रू आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे, मतलब जो चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पलक पटेल और मैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर नवसारी में वर्क करता हूँ और वहाँ मैं सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कंटेंट देख लीजिए। सेल्फ फिलिंग कंक्रीट है, फोटोवोल्टिक ग्लेज है, काइनेटिक फुटफॉल है, काइनेटिक रोड है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टिक रोड, कंक्रीट 3D प्रिंटिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ने ऑटोमेशन। हम इस सारे धीरे धीरे इसके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज देखिए, यहाँ पे सेल्फ फिलिंग कंक्रीट की पहले शुरुआत होती है, तो वहाँ ये देखिए 7% ग्लोबल वार्मिंग, एनुअल ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी सीमेंट। ये क्यों 7%? आपको लगता है 7% बहुत ही कम है, लेकिन ये 7% बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर। सिर्फ सीमेंट को लेकर ये 7% बहुत ज़्यादा है, फिर हम उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। अब इसके अलग चीज़ लाने की, जब हम सीमेंट का कम से कम यूज़ कर सकें और उसकी जगह कोई नया मटेरियल आ सके। अब वो तो फ्यूचर में रहेगा। आप जैसे इंजीनियर से जो कुछ नया लेके आएंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्रैकिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन। मतलब एक बार क्रैकिंग हो गई तो उसके अंदर वाटर और केमिकल की वजह से वो एक्सपोज होगा, मतलब वो एक्सपोज हो जाएगा सीमेंट आपके कंक्रीट। तो वो क्रैकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो क्रैकिंग वेरियस साइज में है, इन सभी कंक्रीट मटेरियल में हमें देखने को मिलती है। अब हम उसे अगर सील करते हैं मैन्युअली, मतलब जो रेगुलर हमारी प्रोसेस है, जैसे स्लरी बनाकर उस क्रैक के अंदर हम फिल करते हैं, तो उसकी वजह से वो उस मटेरियल की, मतलब उस स्ट्रक्चर की लाइफ स्पान कम हो जाती है। उस स्ट्रक्चर की लाइफ स्पान कम हो जाती है, तो वो मैन्युअली भी चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। तो वहाँ क्या है, सेल्फ फिलिंग कंक्रीट। अब वो सेल्फ फिलिंग कंक्रीट कोई नई चीज़ नहीं है, हमें बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। पुराने स्ट्रक्चर, आपने कई सारे पुराने स्ट्रक्चर देखे होंगे जो आज भी स्टडी है, उसी जगह पे टिके हुए जैसे वैसे वो बनाए गए थे। आज भी उसमें उसी तरह का परफेक्ट क्या बोलते हैं वो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है जो उस समय में होती थी। कई सारे मटेरियल टेम्पल से आज भी देखने को मिलते हैं, वो कंक्रीट से बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो 10 से 20 साल हो जाए ख़त्म, इस टाइम की बात करें। अब उस कंक्रीट को हम बायो कंक्रीट कहते हैं। इस सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का दूसरा नाम है बायो कंक्रीट। अब ये रिसर्च डेटा है, क्योंकि रिसर्च कौन कहते हैं, बाथ यूनिवर्सिटी। बाथ यूनिवर्सिटी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो वो किस तरह से सेल्फ फिलिंग कंक्रीट पर रिसर्च कर रही है, तो वो उसमें बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं माइक्रो कैप्सूल में। मतलब एक छोटे छोटे कैप्सूल होते, इस कैप्सूल के अंदर वो बैक्टीरिया फिल करते थे और उस कैप्सूल को हम कंक्रीट के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से वो हमें सेल्फ फिलिंग कंक्रीट बनाया जाता है। तो ये देखिए बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया विद जर्मिनेट वेल ऑफ वाटर एंटर्स द क्रैक।
मतलब ये क्रैक होती है। अच्छा, मेरे पास स्टिकर है, ये देखिए यहाँ पे। अब ये क्रैक है, तो इस क्रैक के अंदर क्या होगा, वाटर एंटर होगा, पानी एंटर होगा। तो पानी जैसे एंटर होगा इसके अंदर, तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे, ये जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल मेल्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया सीधे वाटर के कंटेंट में आ जाएगा, सीधे वाटर के साथ टच में आ जाएगा। अब जैसे ये वाटर पे टच आ जाएंगे, तो वो लाइमस्टोन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक केमिकल स्लरी प्रोड्यूस करेंगे, जो स्लरी कंक्रीट को फिल कर देगी, क्रैक को फिल कर देगी। सिंपल मेथड है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम की क्रैक किस प्रकार की बनती है, उसके बाद उस पर वाटर कब ऐड होगा, कितने परसेंटेज वाटर ऐड चाहिए। अगर ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया तो हो सकता है ये बैक्टीरिया जर्मिनेटिव स्लरी जर्मिनेट ना कर पाए। तो वो एक रिसर्च डेटा है। अब कंक्रीट मिक्सचर कंटेंट में हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम लिक्विड मिलता है, और बैक्टीरिया प्लांटेड इन माइक्रो कैप्सूल, मतलब बैक्टीरिया जो माइक्रो कैप्सूल मैंने जो बात की है, इस कैप्सूल के अंदर हम बैक्टीरिया प्लांट कर देते हैं। माइक्रो कैप्सूल है, छोटी सी कैप्सूल है। ये देखिए यहाँ पे 2 mm की क्रैक है, ये क्रैक अपने आप सील हो गई, यहाँ पे सेल्फ फिलिंग कंक्रीट की वजह से अपने आप सील हो गई। नेक्स्ट है हमारा फोटोवोल्टिक ग्लेस। फोटोवोल्टिक ग्लेस हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यूज़ होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें यूज़ कंप्यूटर चिप्स में जो मटेरियल यूज़ होता है, उस मटेरियल से हम फोटोवोल्टिक ग्लेस के मॉड्यूल्स बनाते हैं। अब सनलाइट जैसे एब्जॉर्ब होगी इस मटेरियल में, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करेंगे, सनलाइट डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट करेंगे, मतलब डीसी करंट जनरेट करेंगे। सनलाइट से मोस्टली डीसी करंट ही जनरेट होती है, उस डीसी करंट को हमें अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आया? हम उसके एक और फीचर से, जिसमें बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक ग्लेस है, मतलब बिल्डिंग के अंदर इसको सीधा इम्प्लांट करने का। हम उसे सीधा कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कोई विंडो है, या हमारी जो छत है, हाउस की छत है, उसके ऊपर हम इसे लगा सकते हैं। कोई विंडो है, कोई सीलिंग है, हम जहाँ चाहे उसे लगा सकते हैं, या पूरी की पूरी बिल्डिंग हम फोटोवोल्टिक ग्लेस से कवर कर सकते हैं। वह दिखेगा एक ग्लास स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। देखिए यहाँ पे पॉलीसोलर जो कंपनी है, पॉलीसोलर कंपनी, वो प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टिक ग्लास, ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टिक ग्लास प्रोवाइड करती है। मतलब कि आप इसे विंडो की तरह लगा दो तो वो लगेगा चलो विंडो लगाइए, लेकिन वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। ये देखिए इस तरह से ये ग्लास के अंदर ये फोटोवोल्टिक ग्लास होता है। आपकी डायरेक्ट सनलाइट है, इस ग्लास में इंफ्रेट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ आपका मॉड्यूल लगा हुआ है सोलर पैनल का, वो पीसी सेल से आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। आपकी हीट एक्स्ट्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी, एक्स्ट्रा हीट होगी वो बाहर निकल जाएगी। और बहुत ही रेयर, मतलब जो सनलाइट इस ग्लास से पास होगी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमारी सनलाइट घर के अंदर एंटर होगी, अपने हाउस के अंदर एंटर होगी। इससे क्या होगा, हमारा रूम टेम्परेचर भी डाउन रहेगा, घर का रूम टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। जो गर्मी में हमारा रूम टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी जगह रूम टेम्परेचर भी डाउन रहेगा हमारा। ओके, तो ये सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे ये लगी हुई है, ये 45 एंगल पे ग्लास लगाया जाता है। मतलब जैसे सनलाइट एंटर होगी, ये 45 ग्लास इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, और ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओके, अब काइनेटिक फुटफॉल है। काइनेटिक फुटफॉल क्या है कि अगर आप वॉकिंग और डांसिंग करेंगे किसी भी रोड के ऊपर, या जहाँ आपका काइनेटिक फुटफॉल लगाया गया है, तो वो वहाँ से पावर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जनरेट करेगा। डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मतलब ऐसे फुटफॉल है जहाँ आप ऊपर चल के जा रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, उस तरह से। तो इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हाई ट्रैफिक एरिया हो। हाई ट्रैफिक एरिया मतलब यहाँ हम कार ट्रैफिक बात नहीं कर रहे, यहाँ बात हो रही है ह्यूमन ट्रैफिक की, मतलब जहाँ ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो,
जैसे कि कोई शॉपिंग मॉल हो या कोई ऐसा पार्क हो जहाँ रेगुलर लोग आते हो, या क्रिकेट स्टेडियम, ऐसे कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम हो जहाँ ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो, तो उस जगह पे हम लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ट्रांसपेरेंट हब वेयर लार्ज फ्लो ऑफ पीपल विल पास ओवर इट। ट्रांसपोर्ट हब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल आए, वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दो जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया है। फुटबॉल पिच है रियो डी जेनेरियो में, फ्लड लाइट को पूरे स्टेडियम की फ्लड लाइट जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पीपल, रियो डी जेनेरियो मतलब सबसे बड़ा चीज़ होगा वो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। फुटबॉल के लिए पब्लिक वहाँ की पागल है। फुटबॉल का गेम भले ही 1.5 घंटा चलता हो, लेकिन 1.5 घंटे में पब्लिक इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है कि आपकी पूरी स्टेडियम की फ्लड लाइट चल जाए। आपने फुटबॉल की मैच देखी होगी, पब्लिक कितना साउट करती है वहाँ पे। फुटबॉल की मैच होती है तब, सॉकर की मैच होती है तब, समझ में? तो वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यह टेम्पररी भी इस्तेमाल लगाया गया है। कहाँ पे? लंदन में, कैनरी वॉल्फ स्टेशन के पास। मतलब एक रेलवे स्टेशन है जहाँ रेगुलर पीपल आते जाते रहते हैं, ऑफिस स्टाफ का वर्किंग रेगुलर होता है, तो वहाँ आपको ये पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, एक मटेरियल है, इसमें फ्लोरिंग टाइल्स ऊपर लगाई जाती है, नीचे की तरफ यहाँ पूरा दिखता है। इजी इंस्टॉलेशन है, वायरलेस डेटा आउटपुट है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, चार्जिंग और पावर के इस्तेमाल करता है। प्लग एंड प्ले मतलब सीधा लगा दो, आप भूल जाओ उसे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको बस लगा देना है। और ये हाईली ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। समझ में आया? मतलब आपने कहाँ टाइल्स की गैप छोड़ी, वहाँ के ऊपर आपको बस इसे लगा देना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद है काइनेटिक रोड। ये देखिए काइनेटिक रोड। काइनेटिक एनर्जी को हम मूविंग व्हीकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। अब ये इटालियन स्टार्टअप है जिसे लिब्रा कहा गया है। अब ये काइनेटिक रोड के 2 मैटर है। लिब्रा में रबर मटेरियल का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले भी काइनेटिक रोड की थियरी थी। वहाँ जो ये आप इस तरह का जो बम्पर देख रहे हैं, उस बम्पर की जगह एक रोलर लगा दिया जाता है। उस बम्पर की जगह एक रोलर लगा दिया जाता है। तो ये भी एक काइनेटिक रोड की तरह काम करेगा। समझ में? मतलब ये जो लिब्रा है ये असल में रबर टेक्नोलॉजी से, ये नया स्टार्टअप है इटालियन के अंदर। इटालियन स्टार्टअप है जिसमें बम्पर के अंदर रबर लगा दिया जाता है, जिससे प्रेशर पड़ता है और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मतलब ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन, मतलब आप कहीं और कोई स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद उसे शिफ्ट करके वहाँ पे लगा दो। जैसे कि मुझे अगर घर बनाना है तो मैं उसकी 4 दीवारें कहीं और बनाऊंगा, मतलब कहीं इंडस्ट्री में बनाऊंगा, बाद में उसे ट्रांसफ़र करूँगा ऑन साइट कंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र करूँगा और वहाँ वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। ये कहाँ चलता है? यूएस, यूके और चाइना में। ये कहाँ काम होता है? जहाँ आपका सेम स्टैंडर्ड हो, मतलब एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनानी हो आपको, जहाँ तकरीबन 10 से 15 घर है और सभी की डिज़ाइन एक जैसी हो, कि जरा सा भी डिफरेंस ना हो, एक जैसी डिज़ाइन वाले घर हो, वहाँ ये टेक्निक काम करती है। मतलब आप किसी इंडस्ट्री में पूरे की पूरी बिल्डिंग बना रहे हो, उससे अच्छा है आप पार्ट्स बनाओ उसके छोटे छोटे, उस पार्ट्स को साइड पे लेके आओ और वहाँ उसे पूरा असेंबल कर दो। समझ में? अब ये देखिए, चाइनीज़ डेवलपर बोल्ड सस्टेनेबल बिल्डिंग, ये जो कंपनी है, इस कंपनी में 57 स्टोरी की बिल्डिंग 19th वर्किंग डे में कंप्लीट कर दी। मतलब 19 डे में 57 स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई। वो किस तरह से? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। समझ में? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप किसी इंडस्ट्री में, आपके पास कोई वेयर हाउस है, वेयर हाउस पे आप उस बिल्डिंग के पार्ट्स बनाते हो, मतलब वॉल है, डोर है, विंडो है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। स्पेसिफाइड होता है, मतलब सेम स्टैंडर्ड होता है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पार्ट्स बनाए जाते हैं। उस पार्ट्स को साइड पे ला के उसके बाद वहाँ असेंबल किया जाता है, मतलब पूरा घर आपका बनाया जाता है।
मतलब जितनी ज़रूरत हो उतने ही पार्ट्स वहाँ पे आएंगे। मतलब मुझे बनाना है, मतलब मुझे 2 घर एक साथ बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 घर के पार्ट्स ही लेके आऊँगा, एक्स्ट्रा पार्ट्स क्यों लाऊंगा मैं। तो उस तरह से काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया 2050 में, नवंबर 2050 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था नवंबर 2050 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि मैंडेटरी है कि जो भी रोड डेवलपर कंपनी है उस कंपनी को वेस्ट प्लास्टिक यूज़ करना है, वो भी बिट्यूमिनस मिक्सचर के साथ फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है नवंबर 2050 का। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, मस्ट भी करना है ऐसा काम। और इसे डेवलप करने का काम हमारे इंडिया के प्लास्टिक मैन, इंडिया प्लास्टिक मैन राजगोपालन वासुदेवन, राजगोपालन वासुदेवन है, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर है तिरुवंजन कॉलेज इंजीनियरिंग मदुराई में। केमिकल के प्रोफेसर है राजगोपालन वासुदेवन, जिसे इंडिया का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। उसे ये काम दिया गया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे कि जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक रोड बनाना आसान हो। अब ये हमारे यहाँ तो ये डेवलपमेंट मतलब एक रिसर्च स्टेज पे है, लेकिन डच कंपनी, डच में वॉल्कर वेसल्स नाम की जो कंपनी है, उसने तो इस तरह के रोड रॉटरडैम के अंदर बनाने स्टार्ट भी कर दिए। उन लोगों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो इस तरह का काम स्टार्ट कर दिया है। आप सोच रहे हो कि इन लोगों की सीधी इंडस्ट्री हम क्यों नहीं ला सकते? भैया वहाँ का प्लास्टिक अलग है मेरे भाई, प्लास्टिक मटेरियल हर जगह चेंज होता है। आप ही देख लो, आपके घर में बॉटल है, आपके बॉटल मतलब वाटर बॉटल है। अब मैं बात करूँ बिस्लरी की बॉटल, बिस्लरी बॉटल का प्लास्टिक आपको अलग दिखेगा, उसके जगह एक्वाफिना का प्लास्टिक बॉटल वो अलग है। अब ये दोनों प्लास्टिक बॉटल अलग है। उसी तरह अगर रॉटरडैम के अंदर जो डच नेदरलैंड के अंदर जो प्लास्टिक होगा वो अलग होगा, उसका मटेरियल अलग होगा, उनके अंदर कार्बन कंटेंट अलग होंगे, तो उसका वर्क, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ काम नहीं करेगी, तो हमें उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। अब प्लास्टिक रोड के एडवांटेजेस देखिए, वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम हो जाएगी, एनवायरनमेंट भी हमारा कंजर्वेशन हो जाएगा। मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट कचरा बन के हम डाल रहे हैं सी में, सॉइल में, हर जगह पे, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। हम क्रेडिट कार्बन अर्न करेंगे, कार्बन क्रेडिट, ये एक क्रेडिट है जिसकी वजह से हमें, अगर हम ज़्यादा कार्बन कम करें, कार्बन एमिशन कम करें, हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करें, तो उसकी क्रेडिट हमें अर्न होती है। इस क्रेडिट के ज़रिए हमें फंड मिलता है, इस क्रेडिट के ज़रिए हमें फंड मिलता है कि हम एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं। ये फंड हमें दिया जाता है यूएन से, यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है जो हमें फंड देगा इस हिसाब से, क्योंकि हम कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो हमें फंड देंगे कि अच्छा आप और ज़्यादा इसके ऊपर काम करो। अब रोड की कॉस्ट कम होगी क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जितना मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब इस रोड बनाने के लिए, उसकी जगह प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। मतलब उसकी जगह हम बड़ा रोड बना सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल ऐड करने की वजह से, तो रोड की कॉस्ट कम होगी। अब रैग पिकर्स के लिए जॉब आ जाएगी। रैग पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले, उन लोगों के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। तो जॉब मिल जाएगी, मतलब उसका कचरा उठाने का मेन उसे काम मिलता रहेगा, और वो लोग कचरा उठाते रहेंगे तो उनकी सैलरी, मतलब पैसा भी मिलता रहेगा, क्योंकि हमें इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। तो ये प्लास्टिक अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे उनका अच्छा खासा पैसा भी मिलता रहेगा, तो वो भी अच्छा है। तो रोड की लाइफ लॉन्गर होती है। अब दूसरा है कि रोड होलो कैविटीज बनते हैं। मतलब हम अगर रोड बना रहे तो रोड के ऊपर का पार्ट पूरा भरा रहता है और नीचे उसके अंदर एक होलो कैविटी बन जाती है, उसके अंदर एक होलो कैविटी बन जाती है जिसके अंदर हमारा फ्लड वाटर
मतलब ड्रेनेज, फ्लड वाटर और पाइपलाइन या सीवर लाइन हम उसके अंदर इजीली पास करवा सकते हैं। रोड के अंदर एक होलो कैविटी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर ये प्लास्टिक रोड है, प्लास्टिक रोड के अंदर हमारी होलो कैविटी क्रिएट हो रही है। ये देखिए आसान है, इजीली। ये देखिए यहाँ पे वायर्स जा रहे हैं, ये सीवर लाइन जा रही है, फ्लड वाटर जा रहा है। ये हमारे प्लास्टिक कंटेनर MR6, MR8, MR10 ये उनके नाम है। ये हर जगह अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल है, हर का मटेरियल अलग तरीके से काम करता है, हर मटेरियल अलग तरीके से काम करता है कंक्रीट के साथ। तो हमें किस मटेरियल में जाना है वो भी रिसर्च करनी पड़ती है। अब 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं। एक सेकंड थोड़ा, अब 3 डायमेंशन प्रिंटिंग की बात करते हैं। 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कई बार देखते थे ये बात, लेकिन हम क्या कहते हैं, बिल्ड लेयर्स टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल मॉडल। मतलब हम 3D प्रिंटिंग बना रहे हैं, मतलब हमें उसमें एक ड्राइंग डालनी है, वो ड्राइंग से वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, उसे सिविल स्ट्रक्चर में लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम क्या छोटे खिलौने बना रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उसका पूरा का पूरा घर बनाऊँ। मुझे क्या करना है, ऑटोकैड के अंदर एक प्लान ही तो डालना है, 3D ड्राइंग ही तो डालनी है, मेरा पूरा का पूरा घर तैयार नहीं हो जाएगा। इजी है। तो 3D मॉडल क्रिएट यूजिंग कंप्यूटर एडेड ग्राफिक, मतलब जो हमारी कैड है, ऑटोकैड, मतलब जो हम कैड है ऑटोकैड के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग डालेंगे, उस ड्राइंग के हिसाब से वो प्लान तैयार कर देंगे। उसके बाद हम उस मॉडल को ट्रांसफर तो 3D प्रिंटर में ट्रांसफ़र करेंगे स्टैंडर्ड डेटा के साथ, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में खुद हमें कहते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी लैंग्वेज, स्टीरियोलिथोग्राफी लैंग्वेज में हम इसे डालेंगे। आसानी से हम 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब प्रिंटर के साथ क्या होता है, हमारा एक्टिवेटिंग एजेंट होता है। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या होता है कि जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ये एक लेयर डाल दिया हमने कंक्रीट का, मतलब जो लेयर है प्रिंटिंग मटेरियल का, वो लेयर हमने डाल दिया, फर्स्ट लेयर है, तो इसके अंदर एक एक्टिवेटिंग एजेंट है। इसके अंदर क्या है, एक एक्टिवेटिंग एजेंट है। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या करेगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये सॉलिड होना स्टार्ट कर देगा। विद इन 1 to 2 मिनट ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 to 2 मिनट से ज़्यादा बोला, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे 3D प्रिंटिंग के, एक्टिवेटिंग एजेंट ऐसे काम करते हैं, आपने वो 1 लेयर बनाता है और 2 से 3 सेकंड के अंदर वो सॉलिड हो जाता है। ओके, अब उसमें मॉडल क्या है, मॉडल लेयर्स पे बनते हैं, मतलब ये एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर चौथा लेयर, इस तरह से लेयर्स में बनते हैं। अब ये लेयर एक दूसरे के साथ चिटक बॉन्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि मटेरियल हमने उस तरह का इस्तेमाल किया है, तो बॉन्डिंग हो जाता है, बॉन्डेड टुगेदर, और उस तरह से 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस बात करते हैं, मतलब हमारा फॉर्म वर्क नहीं रहेगा, लेयर में काम हो रहा है, 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वो सॉलिड कन्वर्ट कर देता है। अब साइड में स्टोरेज लिमिटेड होगी, मतलब हमें वहाँ फॉर्म वर्क नहीं रखना है, कंक्रीट मटेरियल नहीं रखना है। कंक्रीट बनाने के लिए हमारी सैंड नहीं होगी, सीमेंट नहीं होगी, एग्रीगेट नहीं होगा, हमारे कोई दूसरे इक्विपमेंट नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, एक प्रिंटर और उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, मटेरियल डालने के लिए हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, और कुछ नहीं, लिमिटेड काम हो जाएगा। ऑन साइट कंस्ट्रक्शन टाइम कम हो जाएगा, मतलब आप सोचो आप बीम भर रहे हो, उसे 7 दिन तक क्योरिंग कर रहे हो, उसकी जगह यहाँ लेयर में काम हो रहा है, बीम पूरा बन रहा है लेयर में, एक दिन में एक बीम बन गया, दूसरा कॉलम, उसके ऊपर ये बीम डाल दिया, उसके ऊपर स्लैब आ गया, दीवार भी हो गई, मतलब ऑन साइट कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत ही कम हो जाता है। एलिमिनेटिंग डेंजरस जॉब, मतलब जो डेंजरस जॉब है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हाई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब, मतलब हमें ये प्रिंटर डाला तो उसके ऊपर हमें लेबर से काम नहीं करवा सकते, हमारे यहाँ एक पूरा टेक्नीशियन चाहिए,
हमें यहाँ पूरा टेक नॉलेज वाला ह्यूमन चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी ह्यूमन चाहिए, कोई लेबर ये नहीं कर सकता। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मतलब आपका वेस्टेज कम होगा तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, रिड्यूस वेस्टेज हो जाएगा, एरर कम आएगी हमारी, आर्किटेक्चर फ्रीडम मिलेगी। मतलब हमें ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग ही तो बनानी है और क्या करना है, मतलब आर्किटेक्चर जो भी दिमाग में आएगा वो ड्राइंग बना देगा, वो ये नहीं सोचेगा साइट पे कैसे होगा, बस ड्राइंग बना देगा। हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन का इस्तेमाल कम हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ एक प्रिंटर ही रखना है, 3D प्रिंटर, और कुछ नहीं। और लेबर फोर्स भी कम हो जाएगी, सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसके लिए एक मेंटेनेंस टीम चाहिए, और ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल को बार बार देखने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए, कुछ नहीं। मतलब लेबर फोर्स भी कम हो जाएगा। मास प्रोडक्शन अलो होगा, मतलब एक साथ 2-3 बिल्डिंग बनाए तो बना दोगे हम आसानी से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 मार की बिल्डिंग एक दिन में बनानी है, बना सकता हूँ मैं आसानी से 3D प्रिंटिंग के जरिए, तो वो भी मास प्रोडक्शन में हो जाएगा। उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी है क्योंकि अभी तक हमने 3D प्रिंटिंग को लार्ज स्केल पे नहीं किया है, हम उसे छोटे छोटे मॉडल बना रहे हैं। लार्ज स्केल पे हमने उसका काम अभी तक नहीं किया है। मैंने तकरीबन उसका लास्ट वीडियो देखा था जिसमें लार्ज स्केल पे काम किया था। एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था, जस्ट लाइक 5 फीट का नहीं, 2 से 3 फीट का स्ट्रक्चर बनाया था, 2 फीट का स्ट्रक्चर बनाया था। उस 2 फीट के स्ट्रक्चर बनाने में उस 3D प्रिंटर को 2 दिन लगे थे, तकरीबन 15 घंटे लगे थे उस 2 फीट के स्ट्रक्चर को बनाने में। तो अभी तक हम लार्ज स्केल पे उसे ला नहीं पाए। अब मटेरियल लिमिटेड है, मतलब 3D प्रिंटर के अंदर तो कौन से मटेरियल जाएगा। आप सोच रहे हैं आप कंक्रीट डाल दोगे एग्रीगेट वाला है, चल जाएगा? नहीं ना, मटेरियल लिमिटेड हो जाते हैं। हमें मटेरियल कौन से डालने वो भी हम लिमिटेड हो जाते हैं। एक्सपेंसिव भी है 3D प्रिंटर। स्ट्रक्चरली वीक बिल्डिंग बनती है। किस तरह से स्ट्रक्चरली वीक बिल्डिंग बनती है, मतलब हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं, इस लेयर्स की वजह से ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक रहता है। इसमें एयर प्रेशर लगेगा ना, तो ये एयर प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर पाता ये स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक प्रेशर भी ये रेजिस्ट नहीं कर पाता, अर्थक्वेक प्रेशर भी ये रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रक्चर ही वीक स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट पे वो भी चाहिए हमें, क्योंकि प्रिंटर काम कर रहा है। प्रिंटर के अंदर हमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स भी चाहिए, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए। पूरा कंक्रीट पूरा 3D प्रिंटर रखने के लिए लार्ज अमाउंट तो चाहिए ना, स्पेस तो चाहिए ना। आप ही सोच लो, आप मिक्सचर लेके आते हो, अगर स्लैब बनना हो, मिक्सिंग मशीन आता है, आपकी लिफ्ट आती है, वो कितना स्पेस ले लेती है। उसकी जगह अगर हम ये 3D प्रिंटर लगाएंगे तो वो भी कितना स्पेस लेगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेबर कम हो जाएगा। क्वालिफाइड वर्कर्स जो होंगे हमारे, जो परफेक्ट काम करे, उसकी जगह कौन लेगा? ये 3D प्रिंटर लेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हो? बिल्डिंग में एप्लीकेशन है, एक इसका बिल्डिंग में एप्लीकेशन है। तो 2040 में एक कंपनी ने क्लेम किया था, चाइनीज़ कंपनी थी वुनसुन। उसने क्लेम किया था कि उन्होंने 10 बिल्डिंग बनाए लेस देन अ डे बाय 3D प्रिंटिंग। वुनसुन कंपनी ने क्लेम किया था कि उन्होंने 2014 में 10 बिल्डिंग बनाए थे लेस देन अ डे बाय 3D प्रिंटिंग। अब बेसिक उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली प्रिंट भी कर सकते हैं ऑफ साइट और उसे साइट पे जाके। मतलब हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, जो पढ़ा हमने अभी कहाँ गया मॉड्यूलर, ये वाला मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, मतलब ऑफ साइट वेयर हाउस में बनाया, उसे साइट पे लेके असेंबल कर दिया। अब ये वेयर हाउस में जो हम बना रहे हैं, वेयर हाउस में, उस वेयर हाउस में हम 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ 3D प्रिंटर में हम मॉड्यूल बनाएंगे, उसे ऑन साइट असेंबल कर देंगे। उसके बाद ब्रिजेस के अंदर भी उसका इस्तेमाल होता है। 2060 में मैड्रिड के अंदर एक पार्क में 40 फुट लंबा फुट ब्रिज बनाया,
फुटब्रिज मतलब वॉकवे बनाया, मतलब चलने के लिए बनाया। उसमें 8 प्रिंटेड सेक्शन है और इस्तेमाल किया गया रेनफोर्स कंक्रीट का। इसमें 8 प्रिंटेड सेक्शन से रेनफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। अब प्रिंटेड मोड्स बना सकते हो, मतलब फ्री फ्रेम सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स मोड बनाते हैं यूजिंग 3D प्रिंटिंग। अब मोड क्या है कि आपको अगर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बना है, जैसे मैंने कोई स्टेचू बनाना है मुझे कंक्रीट का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टेचू का एक मोड तैयार करूँगा, उसके बाद उसके अंदर कंक्रीट फिल कर दूँगा, उसके बाद वो मोल्ड डिस्ट्रॉय कर दूँगा तो कंक्रीट का वो स्टेचू मेरा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से भी काम होता है, मोल्डिंग होती है। ये मोल्ड है हमारा, अगर मुझे ऐसे 10-15 मोल्ड बनाने हो तो वो मैं 3D प्रिंटिंग से बना सकता हूँ। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी बना सकते हो कैड और 3D प्रिंटिंग में। आर्किटेक्चर डिज़ाइनर के कोई पर्सनल टच देना हो, जैसे कि मुझे कोई स्पेशल डिज़ाइन के अंदर बिल्डिंग के इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो वो बना सकता हूँ। ये देखिए इंटीरियर डिज़ाइन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर कोई डिज़ाइन करना हो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम बीम कहते हैं। बीम बॉर्डरिंग। इसका प्रोसेस है क्रिएट और मैनेज कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल ड्राइंग एंड डिटेल्स फॉर ऑल स्ट्रक्चरल फिजिकल एंड फंक्शनल स्पेस ऑफ बिल्डिंग, फैसिलिटिंग फॉर डिजाइन ऑफ एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कंप्यूटर बेस्ड हम ड्राइंग बनाते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर डिटेल है, फिजिकल डिटेल है, फंक्शनल स्पेस की भी डिटेल है, जिसकी वजह से हम उसके एंटायर लाइफ स्पैन क्या होती है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम यूज डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी, अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। मॉडल का यूज़ होता है एनालिसिस के लिए, एक्सप्लोर डिज़ाइन कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम विजुअलाइजेशन मतलब 3D प्रिंटिंग बना सकते हैं हम इसके अंदर। 3D डिज़ाइन बनाए देख सकते हैं कि मेरा घर कैसा बन रहा है, वो भी देख सकते हैं हम इसके अंदर। आप ऑटोकैड के अवेयर भी हो, ऑटोकैड, रेविट, इन सब से अवेयर हो। हम पीछे ये सारे सॉफ्टवेयर के डिटेल भी देखेंगे। ओके, हम उस पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं। मतलब मैंने कोई प्लान बनाया है ऑटोकैड के अंदर तो उसकी मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ आसानी से। उसके बाद हम वेरियस यूज है बीम का, तो पहला है प्लान बनाना, हम उसके अंदर प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एनालिसिस, डिटेलिंग कर सकते हैं हम उसके अंदर। उसके बाद बिल्ड मतलब 3D ड्राइंग हम देख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम हो सकता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग बनाई है, मैंने कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन किया है, उस बिल्डिंग को 10 साल 20 साल बाद वो कैसी होगी वो जानना है, वो भी मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। अगर मुझे लगता है कि कोई बिल्डिंग डैमेज है, उसका मेंटेनेंस करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ उस बीम सॉफ्टवेयर के अंदर। ये भी हमें अपॉर्चुनिटी देती है। बेनिफिट क्या होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा रहता है, एफिशिएंट वर्क फ्लो हमारा रहता है। मतलब पूरा बिल्डिंग का प्लान बनाया है मैंने, उस प्लान के ऊपर मैंने डिज़ाइन तैयार की है, उस डिज़ाइन को लेकर मैं प्लान बनाया, डिज़ाइन बनाई है, मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो मुझे पूरा फ्लो चार्ट बना के दे रहा है, तो फ्लो चार्ट के मुताबिक मैं पूरा बिल्डिंग का वर्क फ्लो मेंटेन कर सकता हूँ। 3D विजुअलाइजेशन, प्रोजेक्ट आउटकम भी होगा हमारा, प्रोजेक्ट आउटकम भी अच्छा होगा हमारा। इशू हम क्विकली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो भी हमें आसानी से मिल सकता है। पोजीशन एक नेविगेशन भी कर सकते हैं, मतलब मैंने एक कॉलम की पोजीशन डालनी है और मैंने इसकी लोकेशन दी हुई है, तो मैं उसके GPS के जरिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाई है
कॉलम की पोजीशन डालिए। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो जीपीएस से वर्क करता है। जीपीएस एक्चुअली अमेरिकन है, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा नाविक जो इंडिया बेस है, नाविक जो इंडिया बेस्ड लोकेशन हमारा फाइंड करता है। जीपीएस हमारा अमेरिकन है, ये नाविक हमारा इंडिया बेस है। मतलब अगर मैं इस नाविक के साथ या जीपीएस के साथ मेरा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है और मैंने ये कॉलम की पोजीशन करनी है तो मैं इसके आसानी से कर सकता हूँ। इसी है रिलेवेंट प्लान, मतलब हम 2-3 प्लान बना सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन साइट के लिए कर सकते हैं। शेयरिंग और कोलाब्रेशन आसानी से हो सकता है। रिडक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लो वैल्यू एंड नो वैल्यू टास्क, मतलब कोई ऐसी टास्क है जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं बीम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब कौन कौन से बीम सॉफ्टवेयर है, तो हमारा पहला है रेविट। रेविट के अंदर क्या होता है, आपका फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और 3D व्यू ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। मतलब आपने प्लान बनाया और वो आपको 3D व्यू इजीली बना के दे देगा। उसके अंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के भी टूल है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी वो कई बार दे सकता है, डिटेलिंग भी दे सकता है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इस्तेमाल आ सकता है ये। मतलब इसके अंदर आपने प्लान बनाया, तो इस प्लान के हिसाब से आपको 3D व्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको कोई 3D व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी 3D व्यू के ज़रिए आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर डिज़ाइन की डिटेलिंग भी निकाल सकते हो। बहुत आसान है। उसके बाद बीम 360 है। बीम 360 क्या करेगा, आपके लिए सिर्फ प्लान बना के देगा। मतलब आप उसके अंदर सिर्फ प्लान बना सकते हो। अगर आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए बीम 360 डिज़ाइन। तो इस प्लान को आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड करना होगा और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना के देगा। SC स्ट्रक्चर डिज़ाइन बना के देगा ये प्लान आपको। और ये बीम प्लान आपको रेविट के साथ भी कनेक्ट करवा देगा। बीम 360 रेविट के साथ भी कनेक्टेड है। मतलब आपके रेविट के ऊपर प्लान बनाया, उसके रेविट क्लाउड के ऊपर अपलोड किया। क्लाउड समझते हो ना, गूगल क्लाउड है, आपने कोई फाइल क्लाउड पे अपलोड कर दी है तो वो वहाँ स्टोर रहती है। गूगल आपको 2 GB तक का डेटा फ्री देता है। उसके बाद आप वो गूगल क्लाउड पे अपलोड की हुई फाइल किसी भी लैपटॉप से, किसी भी फ़ोन से, कहीं से भी एनी लोकेशन आप वापस उसे कलेक्ट कर सकते हो। तो वही रेविट क्लाउड है। रेविट क्लाउड पे आपने क्लाउड पे प्लान अपलोड कर दिया, उसके बाद आप उसे किसी भी लैपटॉप से वापस आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, रिड्यूस रिवर्क, इस तरह से काम भी हो सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद ऑटोकेड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 2D एंड 3D के लिए प्लानिंग करता है। आपको ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं देता। आप 2D और 3D आर्किटेक्चर वर्क के लिए ये बहुत आसान है। उसके बाद सिविल 3D है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये आपका लिए 3D प्लान तैयार करता है, इजी है 3D प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज अ टेक्निक, मेथड और सिस्टम टू ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग द प्रोसेस बाय हाईली ऑटोमेशन, मीन्स बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस, यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेशन टू अ मिनिमम। मतलब ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। मतलब सिंपल सब वर्ड में कहूँ तो ऑटोमेशन मीन्स रोबोटिक्स। ऑटोमेशन मीन्स रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के जरिए आप अपना ह्यूमन इंटरफेस कम कर सकते हो। ऑटोमेशन का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सेफ्टी इंक्रीज होगी वर्कर्स के लिए और पब्लिक के लिए, सबके लिए। ऑटोमेशन मतलब सिंपल सोचो कि एक रोबोट है जो आपके लिए काम कर रहा है। समझ में आया? आप रोबोट की वजह से आपको क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म क्वालिटी मिल रही है विथ हायर एक्यूरेसी। मतलब आपने डेटा डाल दिया कि चलो मुझे 2 मीटर का ही स्ट्रक्चर बनाना है,
रोबोट आपको 2 मीटर का स्ट्रक्चर बना के देगा, 2.1 का भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। समझ में आया? मतलब आपके यहाँ यूनिफॉर्म क्वालिटी आती है विथ हायर एक्यूरेसी, मतलब क्वालिटी भी वही रहेगी और आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी। मिनिमम वर्कर्स आपके रहते हैं, डेंजरस वर्क जो है वो कम हो जाता है। मतलब डेंजरस वर्क मतलब कुछ ज़्यादा हाइट पे काम करना हो, कुछ ऐसे काम हो जहाँ ह्यूमन को डेंजरस हो, उसे डैमेज हो सकता है, तो उस तरह के काम भी कम किए जा सकते हैं। अभी जो हमने देखा वो ऑटोमेशन था। अब इस ऑटोमेशन को हम कंस्ट्रक्शन से डिफाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मतलब यूज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीव ऑटोमेशन ऑपरेशन और टू कंट्रोल रिड्यूस पोटेंशियल एक्सप्लोर टाइम efforts while maintaining और improving quality। मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारा टाइम और एफर्ट दोनों कम हो और हमें मेंटेनेंस और क्वालिटी इम्प्रूव मिले। यही चीज़ है कंस्ट्रक्शन में, हमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। सिंपल है कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन डेफिनेशन। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लेबर इंटेंसिव है, मैक्सिमम लेबर यूज होते हैं, और कुछ जॉब ऐसी होती है जो डेंजरस सिचुएशन में काम करते हैं। मतलब आप डैम पे काम कर रहे हो, कोई हाई राइज बिल्डिंग पे काम करो तो वो डेंजरस जॉब होती है। कोई क्रेन में बैठ के काम कर रहा है तो वो भी डेंजरस जॉब है। तो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव है और डेंजरस जॉब भी है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब क्या होता है कि 20th सेंचुरी तक, मतलब 20th सेंचुरी मतलब 19,000 से पहले, अंटिल 20th सेंचुरी मतलब 19,000 से पहले, कंस्ट्रक्शन मतलब आपका अर्थ हैंड सोल से मूव करता है। मतलब आपको गड्ढा खोदना है तो आप हैंड सोवेल का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको गड्ढा करना है तो आप हैंड सोवेल का इस्तेमाल कर रहे हो। ये उस वक्त मैकेनिज्म था। अब हमारे पास क्या है, तो मैकेनिज्म इक्विपमेंट इतने सारे हैं कि हम उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की बात है, बाकी कोई इक्विपमेंट नहीं है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट कॉम्पैक्शन क्लियरेंस ऑफ साइड उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हमारा बुलडोज़र, क्लियरिंग साइड के लिए इस्तेमाल होने वाला बुलडोज़र अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में उसका आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन व्हीकल मतलब डंपर, स्ट्रेडर्स यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब ऐसे व्हीकल जो लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल, जिसे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स कहा जाता है। वो नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मतलब मूविंग मटेरियल, मतलब यहाँ लोडिंग और अनलोडिंग होती है, मतलब हम कहीं दूर से लाते हैं इस मटेरियल को, लेकिन ये मूविंग मटेरियल है, मतलब साइड से ही इस्तेमाल होता है। मतलब लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमारा कंक्रीट पंप है, कंक्रीट पंप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मतलब यूज फॉर डू रिस्की एंड डेंजरस कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब हमारा ब्रेकर है, छोटे इक्विपमेंट है जैसे कि ब्रेकर है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम मैकेनिक की तरह कर रहे हैं, जो रिस्की एंड डेंजरस जॉब में हमारा इस्तेमाल होता है। मतलब ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई टूल्स है जो कटिंग कर रहा है, तो उस तरह का इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन साइट एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन। अब जो होता है ये मैकेनिक इक्विपमेंट था, मैकेनिज्म इक्विपमेंट था, उसका 4 पार्ट थे। अब जो है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन में IRCC ने रोबोटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है एनहेंस टू एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिसके अंदर हम अगर सेंसर अटैच कर देते हैं,
सेंसर अटैच कर देते और नेविगेशन ऐड अटैच कर देते। मतलब कंक्रीट पंप की बात करें, कंक्रीट पंप में मुझे स्लैब भरना है तो मैं वहाँ सेंसर अटैच कर देता हूँ कंक्रीट पंप में, और मुझे पता है इस स्लैब में इतना ही मटेरियल चाहिए तो वो उतना ही मटेरियल वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो वो सेंसर अटैच होता है। अब जैसे सेंसर की बात करें तो बुलडोज़र के अंदर मैं सेंसर अटैच कर देता हूँ। अगर वो सेंसर बुलडोज़र के अंदर अटैच है तो वो अगर लेवलिंग कर रहा है, साइड का लेवलिंग कर रहा है, तो उस वर्कर को क्या करना होगा, सिर्फ बुलडोज़र आगे पीछे करना होगा, बाकी का जो उसका वो जो इक्विपमेंट है वो अपने आप लेवलिंग करता रहेगा। तो उस तरह से पहला प्लांट है कि इक्विपमेंट के अंदर जो भी हमारा पुराना इक्विपमेंट है उसके अंदर हम सेंसर अटैच कर रहे हैं। सेकंड है हमारा टास्क स्पेसिफिक एंड डेडिकेटेड रोबोट्स। इसके अंदर हमारे स्पेशली टास्क के लिए रोबोट बनाए जाते हैं कि ऐसे रोबोट्स है जो सिर्फ फिनिशिंग वर्क के लिए बनाए जाते हो या स्ट्रक्चरल वर्क के लिए बनाए जाते हो या इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए बनाए जाते हो। मतलब अगर एक रोबोट मैंने बनाया जो मेंटेनेंस काम करता है तो वो स्ट्रक्चरल और फिनिशिंग वर्क में काम नहीं करेगा। मतलब मुझे अगर कोई पूरी बिल्डिंग बनानी है तो मुझे स्ट्रक्चर के लिए एक रोबोट खरीदना होगा, फिनिशिंग वर्क के लिए एक लेना होगा, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग लेना होगा। मतलब एक रोबोट सारे काम नहीं करता। आपके स्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्ट्रक्चर जो वर्क कर रहा होगा वो फिनिशिंग वर्क नहीं करेगा, जो फिनिशिंग वर्क कर रहा होगा तो मेंटेनेंस और ये नहीं करेगा। समझ में आया? मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट है हमारा रिलेटिव फ्यू इंटेलिजेंस मशीन। मतलब ऐसे ही रोबोट्स जो सारे के सारे काम करते हो, हमारा स्ट्रक्चर वर्क भी कर रहा है, फिनिशिंग वर्क भी कर रहा है और मेंटेनेंस भी कर रहा है। ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट कैटेगरी से इनके याद रहेगा। अब एडवांटेजेस की बात करें, सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी होगी, एक्यूरेसी हाई होगी, यूनिफॉर्म क्वालिटी आएगी, वर्क एनवायरनमेंट एलिमिनेटिंग कंप्लेंट कम होगी, मतलब कंप्लेंट कम आएगी हमारी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगा क्योंकि लेबर कम हो रहा है तो कॉस्ट डिक्रीज होना है कंस्ट्रक्शन को लेकर। लेकिन हमारा डिसएडवांटेजेस भी है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ड्रेन फ्रॉम कंट्री मतलब हमारा देश से मनी बाहर जाएगा क्योंकि इक्विपमेंट और रोबोटिक्स इंडिया में नहीं बनेंगे, हमें दूसरे देश से उसे मंगाने पड़ेंगे तो हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, हमारा मनी कंट्री से बाहर जाएगा। अरे एक बार आप सोचोगे एक ही बात का खर्चा है, नहीं, लेकिन हमें उसे मेंटेनेंस भी करवाना है तो मेंटेनेंस का खर्चा भी रहेगा। मतलब हर साल हमारी कंट्री से कुछ ना कुछ ड्रेन बाहर जाने ही वाला है। रिक्वायर्ड हाई कैपिटल कॉस्ट, मतलब मैं अगर रोबोट ला रहा हूँ तो हमें रोबोट के लिए मुझे कैपिटल कॉस्ट मतलब मनी पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे मनी चाहिए कि नहीं, पैसा, मनी के बगैर रोबोट्स आने वाला नहीं, और उसके लिए हाई कैपिटल कॉस्ट चाहिए और हाई टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। मतलब रोबोट का कंट्रोल कैसे करोगे आप, उसके लिए अनट्रेन वर्कर्स से एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आपको स्पेशली ट्रेन लेबर्स लाने होंगे और ट्रेन लेबर्स को ट्रेनिंग भी लेनी होगी। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। अब ऑब्स्टिकल्स भी देखिए, हाई कॉस्ट, पहले का कॉस्ट ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास स्मॉल और मीडियम साइज फर्म के लिए। अगर कोई छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने अभी स्टार्ट किया हो वो रोबोट्स कैसे खरीदेगा, तो स्मॉल और मीडियम फर्म के लिए ये लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल है। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सपेंसिव टू अपडेट एंड मेंटेनेंस, मतलब मैंने एक रोबोटिक्स खरीदा तो उसका मेंटेनेंस मुझे हर साल मेंटेनेंस करवाना होगा। और अगर आप देख लीजिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, सॉफ्टवेयर की वजह से उसके डेटा कैसे डालोगे, सॉफ्टवेयर तो होगा ना, तो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है तो सॉफ्टवेयर को अपडेट आएंगे, हर मंथली अपडेट आएंगे। आप अपना फ़ोन ही ले लो ना, एंड्रॉयड फ़ोन, हर महीने अपडेट नहीं आते, तो वो अपडेट भी आएंगे। अब वो लोकली अवेलेबल करवाना डिफ़िकल्ट होगा, मतलब अगर मेंटेनेंस करने के लिए मुझे विदेश से ही टीम बनवानी पड़ेगी, इंडियन टीम उसे मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी, तो लोकली तो उसका इस्तेमाल होगा ही नहीं। और लो टेक्नोलॉजी नॉलेज टू वर्कर, मतलब वर्कर के पास नॉलेज ही नहीं होगा, हमें हाई अच्छे खासे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के वर्कर्स चाहिए।
तो वो भी कहाँ से आएंगे? फॉरेन से, क्योंकि इंडिया के लेबर इतने वर्क आउट इतने नॉलेजेबल नहीं है। एप्लीकेशन देख लेते तो प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री मतलब एक वेयर हाउस है जहाँ आपके बिल्डिंग मटेरियल बनाए जा रहे हैं, प्रीकास्ट पहले से बनाए जा रहे हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में, जहाँ हम ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें, जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होता है। मतलब मैंने बोला कि मैंने एक बीम बनाना है, 10 बाई 20 के बीम बनाना है, उस वैसे मुझे 40 बीम चाहिए, तो ये वहाँ वेयर हाउस में बन जाएंगे। तो वहाँ हमें स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 बीम बना देगा वो, जहाँ हमें चेंजिंग नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो रहे, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करें। कंक्रीट वर्क में इस्तेमाल होगा, मिक्स करने के लिए, कंक्रीट मिक्स करने के लिए, उसे ले करने के लिए, उसे पॉलिश करने के लिए और सरफेस वाटर रिमूव करने के लिए कि हम इसका ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इस्तेमाल होगा। सेल्फ ड्राइविंग मशीन होगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए हम सेल्फ ड्राइविंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जो भी मशीन होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, मटेरियल लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट मटेरियल लेके आए, सेल्फ ड्राइविंग मशीन। मैसनरी भी होगा हमारा ऑन साइट कंस्ट्रक्शन, मैसनरी ब्लॉक। ये क्या होगा, हमारी मैसनरी ब्लॉक बनाते रहेंगे, सीधा सीधा हमारी वॉल बनती रहेगी, सीधा सीधा हमारी वॉल बनती रहेगी। ये मैसनरी वॉल ऑटोमेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिम्बर कंस्ट्रक्शन। टिम्बर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारे टिम्बर कटिंग करना होगा, उससे साइज के बीम कॉलम बनेंगे, उसे हमें कनेक्ट करवाना होगा, उसका जॉइंट बनाना होगा, तो वहाँ भी हम ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट बनाने होंगे, वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोमेशन का। ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वर्किंग एरिया में एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम डेमोलिशन वर्क के लिए भी हम इसका इस्तेमाल, डेमोलिशन वर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन से कुछ कि कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन शायद फ्यूचर में आएगा। अब हमारा ये ऑटोमेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा CSGI का प्रोडक्टिव वैल्यू, ये सब हो बाकी है। ओके, ऑटोमेशन तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इकोसिस्टम, और ये सब चलेगा हमारा। इकोसिस्टम हम करवाएंगे, इकोसिस्टम के लिए पूरा टॉपिक लगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकोसिस्टम इन सोसाइटी एंड नेचर, ये एक टॉपिक रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक CSGI में ये आएगा। अब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। You can't have a better tomorrow if you still thinking about yesterday. क्योंकि यार घर के अलावा क्या करोगे? ओके